This is Shivsankar Prasad Pandey, Assistant Professor Physics from शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। बीएससी भाग 3 प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम यूनिट से गैलीलियन रूपांतरण में के अंतर्गत वेग रूपांतरण, त्वरण रूपांतरण, ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण के नियमों के निश्चरता संबंधी इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। अब वेग रूपांतरण के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया कि यहाँ हम दो फ्रेम जो दिख रहे हैं हमारे पास एस और एस डैश, इन दोनों फ्रेम में कण ए के एक्स वाई और जेड दिशा में मान लेते हैं वेग कितना है, यू एक्स है, यू वाई है और यू जेड है। इसी प्रकार से फ्रेम एस डैश में कितना ले लेते हैं हम लोग, यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश है। अब हम लोगों को इन दोनों में संबंध निकालना है। रूपांतरण लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेग निकल रहे हैं या वेग हम मान रहे हैं उन दोनों में संबंध निकालना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आया कि भाई इसको निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए चूंकि आप जान रहे हैं कि कण ए का स्थिति निर्देशांक फ्रेम एस में कितना है, एक्स वाई और जेड है, और फ्रेम एस डैश में कितना है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। अब अगर इस स्थिति निर्देशांक का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एक्स का मान निकल आ जाएगा, सॉरी वी का मान निकल आएगा। कैसे निकलेगा, यू एक्स कितना निकल के आ गया आपके पास, सीधा सा देखिए, यू एक्स का मान निकल के आ गया ये डी एक्स बाई डी टी, यू वाई का मान निकल के आ गया डी वाई बाई डी टी, और यू जेड का मान कितना निकल के आ गया, डी जेड बाई डी टी। इसी प्रकार से एस डैश में भी इसका मान निकाल सकते हैं आप, सीधा सीधा सा जैसा उसमें किया सेम वही प्रोसेस यहाँ भी कर दिया आपने। तो यू एक्स डैश कितना निकल के आ गया, डी एक्स डैश बाई डी टी, यू वाई डैश कितना निकल के आ गया, डी वाई डैश बाई डी टी, यू जेड डैश कितना निकल के आ गया, डी जेड डैश बाई डी टी। अब यू एक्स और यू एक्स डैश, यू वाई और यू वाई डैश, यू जेड और यू जेड डैश में संबंध निकालना है, क्योंकि हम रूपांतरण समीकरण की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए हमारे जो स्थिति निर्देशांक है गैलीलियन रूपांतरण से क्या निकल के आया था, गैलीलियन रूपांतरण जब आपने पढ़ा था तो क्या निकल के आया, ये एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज वाई और जेड डैश इज जेड। अब इसका हम लोग अवकलन करके देखिए। जब आपने अवकलन किया तो आपके पास क्या निकल के आ गया, ये डी एक्स डैश बाई डी टी डैश डी एक्स बाई डी टी माइनस वी। अब आप यहाँ टी था ना तो डी टी बाई डी टी होगा, तो इसलिए वो कितना हो गया 1। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल डी एक्स बाई डी टी माइनस वी निकल के आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, हमारे पास ये जो वैल्यू है डी एक्स डैश बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपने निकाला था, तो ये कितना था, यू एक्स डैश और ये यू एक्स था। क्लियर हुआ। इसी प्रकार वाई दिशा और जेड दिशा के लिए भी अगर आप निकालना चाहें तो सीधा सीधा सा क्या करिए, आप आपके इस समीकरण को वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड को टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से उसका अवकलन कर दीजिए। तो जब आप अवकलन किए तो क्या मिला आपको, यू वाई डैश इक्वल टू वाई और यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिखा कि भाई हमारे पास यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। यू एक्स क्या है, एक्स डैश क्या है भैया, ये कण ए का फ्रेम एस डैश में वेग है, और ये यू एक्स क्या है, एस के सापेक्ष उसका वेग है। इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर प्रेक्षक द्वारा जो प्रेक्षित वेग यू एक्स है उसका मान यू एक्स डैश से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, वी ज़्यादा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यू एक्स डैश का मान यू एक्स से कम है। ठीक, तो स्थिर प्रेक्षक द्वारा नापी गई जो गति होगी या वेग होगा उसका मान क्या होगा, गतिशील प्रेक्षक द्वारा नापे गए वेग के मान से अधिक होगा। क्लियर हो गई बात। इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे यह स्पष्ट हुआ कि वेग जो होता है वो दोनों फ्रेम के हिसाब से बदल रहे हैं, तो वो निश्चर नहीं हो सकते। इसके बाद अब अगर आप त्वरण की बात
त्वरण कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल भाई, त्वरण निकालना है अगर हमको तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो वेग हैं, जितने वेग समीकरण से वेग निकले हैं उनको क्या कर देना पड़ेगा, हमको सीधा सीधा सा इस जो वेग समीकरण निकल के आए हैं हमारे पास, अभी हमने निकाला वेग रूपांतरण से, इन सब को क्या कर दें, समय के साथ इनका फिर से अगर अवकलन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, त्वरण निकल के आएगा। एक काम करिए आप, ये दोनों के लिए सीधा सीधा यू एक्स डैश को समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया, यू एक्स को समय के सापेक्ष अवकलित कर दिया, और यहाँ ये जो v की वैल्यू है उसको आपने लिखा शून्य। क्यों लिखा भाई? क्योंकि आप पहले ही बोल के रखे हैं, क्या बोल दिया आपने कि हमारे पास ये जो डी वी बाई डी टी की वैल्यू होगी ये कितना निकल के आएगा, 0। क्यों निकल के आएगा 0? क्योंकि एस डैश का जो वेग है इसके सापेक्ष वो नियत है। इसी प्रकार से अगर आप ये देख लें कि वाई डैश और वाई अक्ष के सापेक्ष वेग और जेड डैश और जेड अक्ष के सापेक्ष अगर वेग निकालें तो कितना आएगा, ये ए वाई डैश इक्वस टू ए वाई और ए जेड डैश इक्वस टू ए जेड निकल के आएगा। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि स्थिर प्रेक्षक द्वारा या स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष जो त्वरण है और गतिशील प्रेक्षक के सापेक्ष जो त्वरण है उसका मान सेम है। क्लियर हुआ? ये जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए कंडीशन था, तो दोनों का त्वरण क्या है, सेम है। अब ये प्रश्न है मेरा, बड़ा सिंपल सा, साधारण सा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। अगर त्वरण आप कहते हैं कि निश्चर है तो बल के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसके लिए कुछ मत करिए, सीधा सीधा सा मान लेते हैं फ्रेम एस में बल कितना है, ये हुआ भैया एम ए से, और ए मतलब ए एक्स हो सकता है, ए वाई हो सकता है, ए जेड हो सकता है। इसी प्रकार एस डैश के लिए लिख लीजिए, कितना आएगा भैया, एम ए डैश। सिमिलरली ये भी ए एक्स डैश हो सकता है, ए वाई डैश हो सकता है, ए जेड डैश हो सकता है। और चूंकि आप क्या कह रहे हैं कि त्वरण जो होता है वो इक्वल है, और द्रव्यमान तो इसमें इक्वल होगा ही, क्योंकि v का जो मान है एस डैश फ्रेम का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से काफ़ी कम है, इसलिए m के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला भैया, एफ एस का मान एफ एस डैश के इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर त्वरण निश्चर होता है तो हम बल को भी निश्चर कहेंगे। क्लियर हो गया? ये तो त्वरण के संबंध में बात हो गई। अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य हमारे पास सामने आने वाला है संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के रूप में। चलिए संवेग संरक्षण से हम लोग शुरू करते हैं। संवेग संरक्षण के लिए क्या हो गया आपके पास, ये एक आपका फ्रेम निकल के आ गया, एक फ्रेम निकल के आ गया ये एस, दूसरा फ्रेम निकल के आ गया ये एस डैश। ठीक है, अब मान लेते हैं ये दो बॉल हैं, शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा हो, ये एक बॉल है और ये दूसरा बॉल है। इसका मास मैंने मान लिया है m1 और इसका मास मैंने मान लिया है m2, ये वाले बॉल का। ठीक है, और प्रारंभ में s के सापेक्ष इस बॉल का जो वेग है वो मान लेते हैं कितना है, u1 है, और इस बॉल का वेग कितना है मान लेते हैं u2 है शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ, ये एक दूसरे से कोलाइड हो गए, एक दूसरे से टकराए। टकराने से क्या होगा भाई, उनके वेग में परिवर्तन आया। टकराने के बाद इनके वेग में परिवर्तन कितना हो गया भाई, u1 से v1 हो गया और u2 से v2 हो गया। इसी प्रकार से फ्रेम एस डैश से अगर आप देखें तो टकराने से पहले कितना होगा, हम लोग सीधा कुछ नहीं बोल रहे हैं इसमें, सीधा सीधा सा रिप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया u1 डैश और इसका हो जाएगा u2 डैश। उसी प्रकार से टकराने के बाद ये कितना आ गया, ये v1 डैश, और ये कितना निकल के आ जाएगा v2 डैश। डाउट तो नहीं हुआ, या मेरे बोलने में कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? मैं सीधा सीधा सा बोल रहा हूँ, दो बॉल हैं, टकराने से पहले उनका वेग s के सापेक्ष u1 और u2 है, टकराने के बाद s के सापेक्ष v1 और v2 हो गए। और दूसरा जो फ्रेम हम लोग लेके चल रहे हैं s डैश, उसके सापेक्ष मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टकराने से पहले बॉल, ये जो पिंक टाइप के कलर में दिख रहा है, उसका वेग कितना है u1 डैश और दूसरे का कितना है u2 डैश। अब उसी प्रकार से टकराने के बाद कितना आ गया, तो मान लेते हैं v1 डैश और दूसरा आ जाएगा v2 डैश। यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल। आगे चलिए, अब संवेग संरक्षण के बारे में तो आपने सुना होगा। क्या सुना भाई, बाह्य बल की अनुपस्थिति में
ये जो प्रारंभिक संवेग होगा मतलब कॉलिजन से पूर्व का, टक्कर से पहले का जो संवेग निकलेगा और टक्कर के बाद का जो संवेग आएगा या कुल संवेग जो आएगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब उसके बाद अगर ये बराबर हैं तो फ्रेम एस में चलिए बात करते हैं हम लोग। अब इस फ्रेम एस के लिए ये हो गया। अब इसमें क्या आएगा आपके पास भाई, टक्कर से पहले के लिए कितना लिया आपने, ये m1u1 m2u2 m1v1 और m2v2, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार से अगर संवेग संरक्षण का नियम फ्रेम एस डैश पे लगाया जाए तो क्या मिलेगा, समीकरण 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, m1u1 डैश m2u2 डैश m1v1 डैश और m2v2 डैश मिल गया। अब हमको इन दो समीकरणों में संबंध दिखाना है, तो मैं समीकरण 2 पे ले जाता हूं आपको सीधा। अब इस समीकरण 2 के लिए आप अपने वेग रूपांतरण समीकरण का उपयोग करिए। कैसे करेंगे, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये यहाँ सीधा सीधा सा मैंने निकाला है u1 डैश कितना निकल आएगा u1 माइनस वी, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि स्थिर प्रेक्षक से जो वेग होगा वो गतिशील प्रेक्षक के वेग से ज़्यादा होता है, तो उसमें माइनस वी घटाना पड़ेगा, हम लोग को लेना पड़ गया। दूसरा इनके बारे में तो आपको क्लियर है कि u2 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस वी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये v1 डैश इक्वल्स टू v1 माइनस वी, ये टक्कर के बाद का कंडीशन है। और v2 कितना हो जाएगा बेटा, v2 डैश इक्वल्स टू v2 माइनस वी आ जाएगा। इन सब वैल्यू को आप अपने समीकरण नंबर 2 पे रख दीजिए। मतलब u1 डैश की जगह u1 माइनस वी, u2 डैश की जगह u2 माइनस वी, v1 डैश की जगह v1 माइनस वी और v2 डैश की जगह v2 माइनस वी रख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो m1u1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। तो उसी प्रकार से कितना हुआ, m1v हुआ, m2u2 आया, m2v आया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए m1v1 फिर से आया, m1v आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इससे हुआ तो उसके बाद अब m2 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो m2v2 आ गया, और m2 का मल्टीप्लिकेशन अगर v से कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें, यहाँ तक m2v तक ये वाला कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं है हमारे रिजल्ट में, ये बाय मिस्टेक आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें सिमिलर टाइप के टर्म को कैंसिल कर देते हैं। देखिए दोनों पक्षों में m1v माइनस में है और इस साइड में इक्वल के इधर m1v कैंसिल हो गया। अब m2v और ये m2v भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, m1u1 प्लस m2u2 और इस साइड क्या बचा, m1v1 प्लस m2v2। कुछ याद आया, ये इसको देख के आपको कुछ इसका इक्वेशन m1u1 m2u2 m1v1 m2v2, ये जो समीकरण नंबर 3 है आपका वो बिल्कुल समीकरण नंबर 1 के जैसा है। इसका मतलब संवेग संरक्षण का नियम निश्चर होता है। कहने का मतलब क्या है, फ्रेम S व S डैश में इनका जो मान होगा, मतलब संवेग संरक्षण के अंतर्गत जो रिजल्ट आएगा S और S डैश में जो परिणाम मिलेगा वो एक समान होगा। ठीक है। अब हम ऊर्जा संरक्षण के लिए बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। जो चीज आपने संवेग संरक्षण में माना था बिल्कुल वही चीज हम लोग यहाँ भी मानेंगे। कैसे, ये जो बॉल है पिंक कलर वाला, उसका फ्रेम S के सापेक्ष अगर वेग पूछें तो कितना बोलेंगे भाई हम लोग u1, इसका कितना u2, और टक्कर हो गया, टक्कर होने के बाद इनके वेग में परिवर्तन आया, कितना आ गया, u1 से v1 आ गया, और ये u2 से कितना हो गया, v2 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब अगर फ्रेम S डैश में निकालें तो ये संवेग संरक्षण में आप कर चुके हैं, मैं बिल्कुल उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ इस बॉल के लिए अगर हम लोग निकाल लें, ये S डैश है, इसके लिए निकाल लें, ये वाला बॉल है, तो इस वाले बॉल के लिए कितना निकल के आएगा, इसको वापस लिखता हूँ मैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। अब इसके लिए देखिए फ्रेम S डैश के लिए इस वाले बॉल का मान हम लोग मान लेते हैं u1 डैश, इसका u2 डैश, दोनों में टक्कर हुआ, जैसा वो मेजर कर रहा है ये वाला प्रेक्षक वैसे ये भी करेगा ना। तो यहाँ कितना निकल आया, ये u1 डैश से v1 डैश निकल आ गया और ये u2 डैश से v2 डैश निकल के आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग फ्रेम S और S डैश में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करते हैं।
अब ऊर्जा संरक्षण को लागू करने के लिए क्या करें? ऊर्जा संरक्षण को लागू करना है अगर, तो हमारे पास ये आया, क्या आ गया आपके पास? ये फ्रेम एस के लिए ये आ गया टक्कर के पहले, और ये केस निकल के आ गया टक्कर के बाद का। तो ये हो गया 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, टक्कर के बाद 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। क्लियर है? इसको अगर आप एक नंबर समीकरण नहीं मानना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 1/2 कॉमन लेके कैंसिल करवा दें तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा। अब जो नया इक्वेशन बना उसको आप एक नंबर इक्वेशन ले लीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो ये डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें फ्रेम एस डेस के लिए, तो क्या निकल के आया हमारे पास? ये फ्रेम एस डेस के लिए निकल के आ गया हाफ m1 u1 डेस का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डेस का स्क्वायर इक्वल हाफ m1 v1 डेस का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डेस का स्क्वायर। यहाँ भी हाफ को अगर कैंसिल कर दें, यहाँ भी हाफ को कैंसिल करिए, चलिए ये हाफ ये हाफ ये हाफ और ये हाफ अगर चले गए तो हमारे पास एक नया समीकरण जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? हाफ रहे या नहीं रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इक्वेशन को अगर इक्वेट करना है, आया कि नहीं आया तुलना करना है, तो उसके लिए आपको आसान हो जाएगा। अब क्या करिए आप, फिर से वापस, भाई u1 डेस और u1 में क्या संबंध है, u2 डेस और u2 में क्या संबंध है, याद आ रहा होगा ना? अब आपका दिमाग वापस कहाँ चला गया? वेग रूपांतरण समीकरण में। तो वेग रूपांतरण समीकरण में अगर आपके पास है तो आप लोग वेग रूपांतरण समीकरण, ये वेग रूपांतरण समीकरण आ गया। इसमें u1 डेस कितना होगा? u1 माइनस वी। u2 डेस कितना होगा? u2 माइनस वी। v1 डेस कितना हुआ? v1 माइनस वी। और v2 डेस कितना निकल आया? v2 माइनस वी। अब इसमें केयरफुली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाफ को आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, चाहे तो रखे रहिए, तो वैसे कैंसिल करना बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली देखना क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा लग रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, पहले एक्सपेंड कर लीजिए इनको वर्ग वाला फॉर्मूला लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। क्या आता है याद है ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको करेंगे इस वाले समीकरण को, तो कितना आएगा? u1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u1v। उसी प्रकार से इसका इसका और इसका कर लिया। क्लियर हुआ? और ये करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद, अगर हम m1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? m1 u1 स्क्वायर m2 v स्क्वायर, u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है इसलिए, और ये 2u1v बोले थे वहाँ पे m1 आ जाएगा। इसी प्रकार से m2 u2 स्क्वायर m2v स्क्वायर माइनस 2m2 u2v। अब इस साइड आ जाते हैं, कितना आएगा? m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v स्क्वायर माइनस 2m1 v1v आएगा ना भाई? यहाँ पे इन दोनों में v1 है और v है तो माइनस 2v1v होगा, तो उससे m1 का मल्टीप्लाई हो गया। और ये हाफ को हम लोग पहले ही माइनस कर चुके हैं, हाफ को हम लोग कैंसिल करवा दिए थे ताकि कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन ना आए, समीकरण काफ़ी बड़ा हो रहा था ना इसलिए। अब यहाँ पे आ गए तो m2 का v2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर m2 का इस v से मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर के टर्म पे जो एक्सपेंड करने के बाद आएगा उससे, और फिर इसमें क्या हो जाएगा? माइनस 2v2v आ रहा है तो उसमें m2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। अब इसमें ये सर्च कर लो आपकी सिमिलर टाइप का कोई टर्म तो नहीं है जिसको हम लोग कैंसिल करवाना चाहें, अगर तो करवा सकें। तो मेरे को तो दिख रहा है, ये देखो m2v स्क्वायर m2v m1v स्क्वायर और ये m2v स्क्वायर, इधर देखिए भी यही सब टर्म है कि नहीं? तो m1v स्क्वायर और ये हो गया m2v स्क्वायर, कैंसिल। क्लियर हुआ? क्लियर है? डाउट तो नहीं हो रहा? अच्छे से नोट करना है इसको धीरे धीरे। अब आगे चलते हैं। आगे गए तो इस समीकरण में आपके पास एक रिजल्ट क्या निकल के आ गया कि भाई जो टर्म कैंसिल हो रहा था तो उसको कैंसिल करवा दिए। अब बचे क्या? ये बचा और ये बचा। इन दोनों में खास क्या है? 2 कॉमन है और v कॉमन है, तो ये निकल के ये बना दिया। इसी प्रकार इस डायरेक्शन में जाके देखें आप तो थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप।
यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं आप तो ये कितना आ गया 2m1v और ये 2m2v। तो यहाँ से 2 कॉमन v कॉमन तो ये आया। इन दोनों रिलेशन को देख के भी आपको कुछ याद आया? अभी अभी तो किया है और पिछले क्लासेस में भी कई बार किए हैं इसको हम लोग, 11th में भी किया, फर्स्ट ईयर में भी किया है। तो ये कितना है m1u1 प्लस m2v2 m1v1 m2v2 संवेग संरक्षण के नियम से दोनों इक्वल होते हैं और अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। कैंसिल हुए तो क्या आया भैया? आपके पास ये रिलेशन निकल के आ गया। क्या रिलेशन निकल के आया? आपने कहा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये किसके जैसा है? आपके समीकरण नंबर 1 के जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे संवेग संरक्षण का नियम दोनों रिफरेंस फ्रेम के लिए एस और एस डैश के लिए एक समान था, वैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी एक दूसरे के सापेक्ष या एस और एस डैश के लिए एक ही होंगे। इसके बाद का जो अगला लेक्चर है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए, शायद आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसा कि वेग रूपांतरण क्या होगा, त्वरण रूपांतरण क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये निश्चर हैं कि नहीं हैं, फिर संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण की निश्चरता के संबंध में। तो गैलीलियन रूपांतरण से लेकर के यहाँ तक एक कंप्लीट रिवीजन है आपके गैलीलियन रूपांतरण का। ठीक है, चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।